हमारे YouTube चैनल बिगिनिंग फॉर लर्निंग में फिर से स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जो 2021 में हमारा जुलाई का सीटेट पेपर होने वाला है। हो सकता है जुलाई में हो या फिर किसी और मंथ में शिफ्ट हो जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें अपनी तैयारी पे फोकस करना है। तो आज हम लोग करेंगे, सबसे पहले अपनी 6th क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने सोशल जो स्टडीज का कंटेंट करना है, तो उसके लिए हमें क्या है कि 6वीं से 8वीं क्लास इनका तो हमें करना कंपलसरी ही है। अगर आप 10th तक करें तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो आज हम 6th क्लास से स्टार्ट करेंगे और सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं हम हिस्ट्री, ठीक है। ज्योग्राफी के भी मेरे कई वीडियोस पड़े हैं, आप पहले बनाए हुए, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम हिस्ट्री का शुरू करेंगे, पहला चैप्टर। तो पहले चैप्टर में जो आपको चीजें समझना बहुत जरूरी है वो है, देखो, वो है BC AD। देखो, जो टाइम जो बनाया जाता है ना, वो सारा डिसाइड जो किया गया था ईसा मसीह के जन्म से, ठीक है। ईसा मसीह, मान लीजिए यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है। ईसा का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ था, ठीक है। तो इनके जन्म से पहले का जो टाइम है उसको बोलते हैं BC, और जन्म के बाद का जो टाइम है, इनके जन्म से पहले का जो समय है उसको BC बोलेंगे। BC आपने इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इसे हिंदी में ईसा पूर्व भी कहते हैं, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। BC यानी बिफोर क्राइस्ट। हिंदी वालों के लिए ये है कि वो इंग्लिश में जरूर याद रखें, क्योंकि जब पेपर में आप कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे ना, तो वहां इन्होंने BC ही लिखा हुआ है नॉर्मली हिंदी का लिख के कि BC की फुल फॉर्म क्या है, BC का पूरा अर्थ क्या है, इस तरह से पूछ लिया क्वेश्चन। तो बिफोर क्राइस्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए इसलिए। तो BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ये ईसा मसीह के जन्म से पहले के टाइम के लिए यूज किया जाता है। और प्रेजेंट के लिए, अगर मैं अभी की बात करूं, जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ठीक है, अभी जैसे हमारा 2021 चला हुआ है, तो प्रेजेंट टाइम के लिए जो है वो AD का यूज किया जाता है। और AD की फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, ठीक है। प्रेजेंट टाइम के लिए यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का यानी प्रेजेंट टाइम, उसके लिए एनो डोमिनी यानी AD का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी आजकल AD की जगह CE का प्रयोग भी कर लिया जाता है। CE का हो जाएगा कॉमन एरा, कॉमन एरा, ठीक है। AD की जगह CE का प्रयोग भी कई बार करते हैं, इसका मतलब होता है कॉमन एरा, ठीक है। तो अभी तक आपने याद रखना है कि ईसा मसीह के जन्म के टाइम के पहले का जितना भी समय है उसके लिए हम लोग डिनोट करते हैं किससे, BC से, बिफोर क्राइस्ट। और प्रेजेंट टाइम यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय होता है, उसके लिए AD यूज करते हैं, एनो डोमिनी। और एनो डोमिनी के जगह हम CE का भी यूज कर लेते हैं, उसका मतलब होता है कॉमन एरा, ठीक है। और आपको एक चीज याद रखनी है, BCE, इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है BCE की। इसका होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। कभी कभी आपसे इस तरह से ऑप्शन दे दिया जाएगा BC का कि फुल फॉर्म दे देंगे बिफोर कॉमन एरा की जगह जो है वो कुछ और लिख देंगे वो, ठीक है, या कॉमन की जगह वो कुछ और लिख देंगे। तो आपको इसके याद रखना है कि BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है। एक और है जो आपको याद रखनी है, BP। BP का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। ये आपको फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है। एक तो BC की, BCE की, AD और CE की, और ये अपनी BP की, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जितना समय उसको BC से डिनोट करते हैं, और उनके बाद के समय को जो है वो हम अभी प्रेजेंट टाइम के लिए AD या CE का प्रयोग करते हैं। तो ये इस चैप्टर में पहले समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी इस वाले चैप्टर में जो भी आपको ऐसे तरीके बताई होंगी तो उनके लिए BC का प्रयोग किया गया होगा, ईसा पूर्व का, ठीक है, इसलिए वो समझना बहुत जरूरी था। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो आपको डिटेल में बताया गया है, वो हम करने से पहले एक बात आपको याद रखनी है, ऋग्वेद। ऋग्वेद देखो हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है, ठीक है, सबसे पुराना ग्रंथ है ये।
और मतलब सबसे पुराना ये हमारा ग्रंथ जो कि उत्तर वैदिक काल में जो है मतलब वैदिक काल में लिखा गया था। ठीक है, ये वैदिक काल में लिखा गया था, आपको याद रखना है। और बाकी जो हमारे मेन 4 ग्रंथ है ना, वो हम आगे किसी और चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। बस बताया गया है कि कब लिखा गया था। तो ये ऋग्वेद जो है वो वैदिक काल में लिखा गया था। बाकी जो और हमारे 3 ग्रंथ है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो जो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे, उनकी हम डिटेल में एक चैप्टर में बात करेंगे। तो ऋग्वेद जो है इसमें बताया गया है कि 3500 वर्ष पहले लिखा गया था। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको ऑप्शन में दिया होता है कि ऋग्वेदा जो है 3500 वर्ष पहले लिखा गया, लेकिन कहीं कहीं लिखा होता है 1500 BC। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये 1500 BC मतलब 3500 वर्ष जो है, साल को अगर हम BC में चेंज करेंगे ना, तो जो है वो 1500 BC जो है वो हो जाएगा। ठीक है, चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये है, मैंने आपको बोला था ये यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ है, तो इस समय का जितना भी टाइम है ना, उसको अगर BC में बताना होता है तो हम उस जितना भी वर्ष बताए हैं उसको हम 2000 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 2000 में से माइनस करके क्या होता है कि जो हमारा समय है वो आ जाता है। जैसे इसमें ये है 3500 वर्ष लिखा है, हम इसमें से 2000 माइनस करें अगर, तो देखो ये 1500 बचे, है ना। तो ये इसका BC बनाने के लिए क्या है, 2000 में से माइनस कर देना होता है। अगर कोई छोटे है तो उसको 2000 में से माइनस कर देंगे। अगर इस टाइम ज्यादा बड़े वर्ष बताए गए हैं 3500, तो उसमें से हम 2000 माइनस करें तो 1500 BC चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरफ अगर मान लीजिए इस तरफ की बात की है, ईसा मसीह के जन्म की बात की है, बोला है कि ईसा मसीह के जन्म के जो है वो 1500 या फिर मैं कह दूं कि ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पहले की बात है। अगर ऐसे पूछा है ना, बताया गया कोई डेट कि ईसा मसीह के जन्म के बाद 2500 वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म के बाद, तो वर्ष को हम BC में ऐसे चेंज करेंगे, हम इसको 2000 में से माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये 500 BC की बात की गई है यानी। ठीक है, तो BC में चेंज करने के लिए वर्ष को जो है वो हम उसको 2000 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये है कि ऋग्वेदा वैदिक काल में लिखा गया था, सबसे पुराना ग्रंथ है ये। बाकी जो हमारे 3 ग्रंथ है वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। ये 3500 वर्ष पहले लिखा गया था। अगर BC की बात करूं तो 1500 BC में ये लिखा गया था। ठीक है, तो ये तो हो गई ऋग्वेदा की डिटेल में जो इसकी बात है वो इसमें हम किसी और नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में दिया है यहाँ ग्रंथ के बारे में, तब पढ़ेंगे हम। ठीक है, हम लोगों ने तो इस वाले चैप्टर में जो डिस्कस करना है वो हमने बात करनी है कि अर्ली मैन के बारे में, आरंभिक मानव ने कैसे शुरुआत की। ठीक है, आरंभिक मानव ने कैसे शुरुआत की। तो देखो पहले जो आरंभिक मानव था, ठीक है, आरंभिक मानव मतलब जो अर्ली मैन था, अर्ली मैन वो क्या काम करते थे। देखो आजकल हम लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, घर बनाकर रहते हैं, है ना, फसलें वगैरह उगा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। आरंभिक मानव क्या था, वो संग्राहक था, संग्राहक, ठीक है, और शिकारी था, यानी हंटर, शिकारी यानी हंटर, और संग्राहक यानी गैदर, गैदर करना। ठीक है ना, गैदरर्स थे वो, गैदरर्स हम उनको कह सकते हैं, गैदरर्स थे, मतलब इकट्ठा करते थे, कोई भी चीजों को संग्रह करते थे, और शिकारी हंटर थे। मतलब आरंभिक मानव आपको पता ही है कि जो आरंभिक मानव था उसका क्या तरीका था जीने का, कि जंगल से सारी चीजें इकट्ठी कर लेने, जैसे पेड़ों की छाल वगैरह, फल फ्रूट वगैरह, ये सब खाना, जमा करके रख लेना, या फिर जानवरों का शिकार करना, उनके मांस को खाना, ये सब चीजें ही वो करता था। फसलें वगैरह उगाने को तो उसका था नहीं, रहने का गुफाओं में रहा करता था। तो उसके यही काम थे, कोई घर वगैरह बना के रहना उनमें, जैसे बाद में हुआ हमारे टाइम में, और फसलें वगैरह उगाना, ऐसा कुछ नहीं उसे आता था। वो बस इस तरह ही गुफाओं वगैरह में रह लिया और जंगल से ही सारी चीजें प्राप्त करके उन्हीं पर निर्भर होकर जीता था वो। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि परिवर्तन हुआ, और बाद में जो है वो इंसान ने जो है, जैसे आपको पता ही है कि आग की खोज की, फिर धीरे धीरे उसने फसल उगाना शुरू कर दिया। तो आपको मैं तीन बात बताने वाली जो आपको याद रखनी है। अगर मैं इंडिया के मैप के जरिए बताऊं तो इजी रहेगा। ठीक है, देखिए मुझे मैप बनाना नहीं आता है भारत का, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी थी और अभी भी ही गंदी भी है। ठीक है, तो आप प्लीज जरा थोड़ा एडजस्ट कर लें कि इसे आप इंडिया का मैप मान लें। ठीक है, तो भारत का मैप इसे मान के चलें आप। तो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ, यहाँ देखो, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो ये है, देखो आपको याद रखनी है, यहाँ पर है, ये है हमारा नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ यानी उत्तर,
और ये है हमारा ईस्ट, जिसे कहते हैं पूर्व, ठीक है। और ये हमारा पश्चिम, पश्चिम यानी वेस्ट, और ये है हमारा साउथ यानी हमारा दक्षिण, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो हमारा उत्तर और पूरब है, उत्तर पूरब में यानी नॉर्थ वेस्ट में गारो पहाड़ियां हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में हमारी यहाँ पर गारो पहाड़ियां, गारो हिल्स, ठीक है। गारो हिल्स यानी गारो पहाड़ियां, यहाँ आपने याद रखना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गारो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर हैं, तो वो है उत्तर और पूर्व में, नॉर्थ वेस्ट में गारो पहाड़ियां हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ बीच में करूँ, जो हमारा बीच में जो हिस्सा है मध्य भारत, ठीक है, मिडल इंडिया, मध्य भारत की मैं बात करूँ तो मध्य भारत में है विंध्य पहाड़ियां, ठीक है, विंध्य पहाड़ियां यानी विंध्य हिल्स पहाड़ियां, ठीक है। आपने याद रख लेना है विंध्यास, ठीक है। विंध्य हिल्स जो है वो मध्य भारत में है, ठीक है। अभी उत्तर पूर्व में क्या है, गारो पहाड़ियां हैं, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। और विंध्य पहाड़ियों की एक स्पेशल विशेषता है, वो है कि यहाँ पर सबसे पहले चावल उगाया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछ लें कि सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया था, तो वो विंध्य पहाड़ियों में उगाया गया। तो विंध्य पहाड़ियां का है मध्य भारत में है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पश्चिम और उत्तर की, उत्तर पश्चिम, ठीक है। उत्तर पश्चिम की जो विशेषता है, देखो उत्तर पश्चिम में 2-3 विशेषताएं हैं। उत्तर पश्चिम में तो पहले कौन सी पहाड़ियां हैं वो हम याद करेंगे। यहाँ पर है किरथार, ठीक है, किरथार और सुलेमान, किरथार एंड सुलेमान हिल्स है यहाँ पर, किरथार एंड सुलेमान, ठीक है। जैसे हमारा उत्तर पूर्व में है गारो पहाड़ियां, मध्य भारत में है विंध्य पहाड़ियां, वैसे ही उत्तर पश्चिम में है हमारी किरथार एंड सुलेमान पहाड़ियां, ठीक है। तो यहाँ की विशेषताएं क्या है, जैसे मध्य भारत विंध्य पहाड़ियों की विशेषता की चावल सबसे पहले उगाया गया था। यहाँ पर हम बात करें तो जो फसल उगाई गई थी सबसे पहले वो थी यहाँ पर हमारी गेहूं, ठीक है, गेहूं प्लस जौ यानी वीट एंड बार्ले, वीट एंड बार्ले, ये दो फसलें जो है वो है, मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि गेहूं और जौ सबसे पहले कहाँ उगाया गया था, तो वो उत्तर पश्चिम में किरथार और सुलेमान पहाड़ियों में उगाया गया था। और ये स्त्री और पुरुष दोनों ने मिलकर उगाया गया था, ठीक है। कभी कभी स्टेटमेंट में आपसे गलत करके पूछा जा सकता है कि जो किरथार पहाड़ियों में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाया गया था उसमें सिर्फ पुरुषों का ही हस्तक्षेप था, महिलाएं उसमें नहीं पार्टिसिपेट करती थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। महिलाओं और पुरुषों ने दोनों ने मिलकर यहाँ पर गेहूं और जौ को उगाया था, ठीक है, किरथार पहाड़ियों में। और जो जानवर इन्होंने पाले थे वो थे, जैसे यहाँ पर अगर मैं जानवरों की बात करूं तो भेड़, ठीक है, भेड़, बकरी, गाय, ठीक है। इन्होंने जो फसल उगाई थी वो उगाई थी यहाँ पर किरथार सुलेमान पहाड़ी में गेहूं और जौ। और जानवरों की बात करूं तो भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये इन्होंने जानवर यहाँ पाले थे। और ये लोग गांव बनाकर रहते थे, ठीक है। ये याद रखना है कि किरथार पहाड़ी में जो लोग रहते थे वो गांव में रहते थे, ठीक है। तो किरथार पहाड़ियों की मेन विशेषताएं हुई हमारी कि यहाँ पर जो है स्त्री और पुरुषों ने दोनों ने मिलकर गेहूं और जौ को सबसे पहले उगाया। यहाँ पर ये लोग जानवर भेड़ और बकरियां, गाय, बैल जो है पालते थे और ये लोग गांव में रहते थे, ठीक है। और उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं, किरथार और सुलेमान पहाड़ियां हैं। मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां हैं और उत्तर पूर्व में हमारी गारो पहाड़ियां, ठीक है। ये तो हो गया हमारा यहाँ पर खत्म। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ लोगों ने धीरे धीरे अब फसल उगाना शुरू कर दिया है, ठीक है, जानवरों को पालना शुरू कर दिया है, अब गांव में रह रहे हैं लोग, ये सब है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि शहर कब डेवलप हुए, शहरों में लोगों ने कब रहना शुरू किया। तो अगर मैं सिंधु जो नगर की बात करूं, ठीक है, सिंधु नगर किन्हें बोला गया था, जो सिंधु नदी थी और उनकी जो उसकी जो सहायक नदियां थी उसके आसपास नगर यानी सिटीज कब शुरू हुई बनना, ठीक है। तो इस 4700 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पर सिटीज बनी थी। सिटीज का मतलब कि शहरों का यहाँ पर बनना शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के पास, ठीक है।
और अगर गंगा नगर की बात करूं मैं, गंगा नगर किसको बोला है मैंने? गंगा नगर, गंगा नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास जितने भी नगर जो है वो विकसित हुए थे उनको गंगा नगर बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर शहर कब बनना शुरू हुए थे? यहाँ पर हुए थे 2500 वर्ष पहले। ठीक है, 2500 वर्ष पहले यहाँ पर नगरों का बनना शुरू हुआ था। सिंधु और उसकी नदियों के किनारे 4700 वर्ष पहले नगरों का बनना शुरू हुआ और गंगा नदी के यहाँ 2500 वर्ष पहले नगरों का बनना शुरू हुआ था। ठीक है, अब हम लोग एक और बात कर लेते हैं। गंगा की ही एक सहायक नदी है। ठीक है, सहायक नदी सोन नदी, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी। तो सोन नदी के जो आसपास का सारा एरिया था ना, सोन नदी के आसपास का, उस सारे एरिया को क्या कहा गया था? मगध। ठीक है, सोन नदी के आसपास के सारे एरिया को मगधा कहा गया था। आपने याद रखना है, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है और इसके आसपास के सारे एरिया को मगध कहा गया था। और मगध जो हम 16 जनपद अभी आगे डिस्कस करेंगे, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जनपद जो था 16 जनपदों में, वो था मगधा। ठीक है, बहुत ही समृद्ध एक ये जनपद हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जंगल थे, बहुत नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन अवेलेबल थे, जैसे जंगल बहुत अच्छे थे, यहाँ पर हाथी वगैरह इस तरह जानवर युद्धों के लिए मिल जाते हैं यहाँ के राजाओं के लिए। तो ये हम बात जब 16 जनपदों की बात करेंगे तब हम मगधा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पर मैं आपको इतना याद रखना है आपको यहाँ की सोन नदी के जो सारा एरिया था आसपास का, उसको मगधा कहा गया था, जो कि बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था नदी का, क्योंकि वहाँ कृषि आसानी से उगाए जाते, क्योंकि नदी के जरिए बहुत ही उपजाऊ तत्व जो है बहकर वहाँ आते थे। ठीक है, ये हो गया इस वाले चैप्टर में। और आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। आपको जैसे कि पता है, एशिया बहुत ही सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, और भारत भी एशिया महाद्वीप का ही एक हिस्सा है ना। महाद्वीप, महाद्वीप को कॉन्टिनेंट कहते हैं, कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप तो सबसे बड़ा महाद्वीप है। वैसे ही यहाँ से एक बनता है दक्षिण एशिया। ठीक है, दक्षिण एशिया, साउथ एशिया। ठीक है, साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में कौन कौन से देश हैं वो अपने याद रखने हैं। हम हमारा भारत और उसके आसपास के जो देश हैं वो सारे दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया के भाग हैं। जैसे भारत हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका हो जाएगा, नेपाल, भूटान। ठीक है, ये सारे हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो इसके ही मतलब कि हिस्से हैं, मतलब कि दक्षिण एशिया। और दक्षिण एशिया को जो है वैसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप। इसे भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत जो है, आपने देखा होगा मैप पे आप देखोगे तो भारत ऐसे बीच में जो है वो सबसे बड़ा है, उसके आसपास और छोटे छोटे देश हैं ये सारे। भारत या पाकिस्तान की बात हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की बात हम कर ले तो उसमें भारत सेंटर में है और सबसे बड़ा है इन सभी देश के अकॉर्डिंग, इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप से कहा जाता है दक्षिण एशिया को। ठीक है, आपने दक्षिण एशिया में याद रखना है कौन कौन से देशों के नाम आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि हम अभी अपने देश को भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, तो ये नाम पड़े कब, कैसे पड़े? ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया हमारे देश का नाम कैसे पड़ा? ठीक है, इंडिया कैसे पड़ा था? देखो, उत्तर पश्चिम की अगर मैं बात करूं ना, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट, तो जितने भी जो आक्रमणकारी हैं या फिर जिन्होंने व्यापार करने के लिए आए, सारे मोस्ट ऑफ उत्तर पश्चिम से ही भारत में एंटर करते थे। वहां से आने का रास्ता इन्होंने बनाया हुआ था उत्तर पश्चिम से। ठीक है, तो वैसे ही 2500 वर्ष पहले, याद रखना है आपने ये, ठीक है, 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था कि यूनानी और ईरानी लोग आए थे 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम से। ठीक है, मतलब 2500 वर्ष पहले यूनानी और ईरानी लोग उत्तर पश्चिम से भारत में आए। उन्होंने यहाँ से भारत में एंटर किया यूनानी और ईरानी लोगों ने, और यहाँ पर उन्होंने इंडस जो रिवर थी यानी सिंधु नदी जो थी, सिंधु नदी, इन्होंने सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस कहते थे, तो इंडस को इन्होंने इंडोस कहने लगे ये लोग, इंडस को इंडोस। ठीक है,
इंडोस या हिंदोस कहने लगे ये इंडस रिवर को, ठीक है, ये लोग। और इंडस रिवर के आसपास का जितना भी जो एरिया था और उसको उन्होंने क्या किया, इंडिया कह दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे भारत का नाम इंडिया पड़ा, ठीक है। आपने याद रखना है कि 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम से यूनानी और ईरानी लोगों ने भारत में प्रवेश किया और यहाँ पर जो हमारी सिंधु रिवर थी यानी इंडस रिवर को उन्होंने इंडोस या हिंदोस कहा और उसके आसपास का जितना एरिया था जहाँ लोग रहते थे उसको उन्होंने इंडिया कह दिया। इस प्रकार से हमारे देश का नाम इंडिया भी पड़ा। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत कैसे पड़ा हमारे देश का नाम, वो भी जो है वो इसी से थोड़ा सा संबंधित है कि भारत के उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम में यानी नॉर्थ वेस्ट में जो एक लोगों का समूह रहता था, ठीक है, लोगों का एक ग्रुप था, ठीक है, लोगों का एक समूह यानी लोगों का एक ग्रुप ऑफ पीपल था, उसको जो है भारत कहा जाता था। उस लोगों के समूह को भारत कहा जाता था और इसी से भारत का नाम पड़ा, ठीक है। उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक लोगों का समूह था, उत्तर पश्चिम में लोगों का एक समूह था, उसको भारत कहा जाता है और उससे हमारे भारत का नाम जो है वो पड़ा भारत। अब इस चैप्टर में हमारे जो आखिरी बात रह गई है डिस्कस करने की वो है कि इतिहास को जानने के हमारे कौन कौन से स्रोत हैं, ठीक है, कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हम अपने भारत को इतिहास को जानते हैं, ठीक है, भारत के इतिहास को जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपि, ठीक है, पांडुलिपि। तो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो शब्द है ये लैटिन से बना है, ठीक है, आपने याद रखना है। लैटिन भाषा का जो शब्द है मेन्यू उससे बना है, मेन्यू का मतलब होता है हैंड, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स लैटिन भाषा का एक शब्द मेन्यू से बना है, मेन्यू का मतलब होता है हाथ, यानी पांडुलिपि या मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है, वो होती है जो हाथ से लिखी जाती है, हाथ से लिखी गई जो भी पहले है, क्योंकि पहले ऐसे हमारे पास प्रिंटिंग मशीन वगैरह तो उनके पास होती थी नहीं, तो हाथ से ही लिखा जाता था, तो हाथ से लिखी जाती थी, उनको पांडुलिपि कहा जाता था। और ये किस पे लिखी जाती थी, बहुत ही फेमस है ताड़पत्र, ठीक है, ताड़पत्र पर लिखी जाती थी जिसे पाम लीफ कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, पाम लीफ यानी ताड़पत्र पर लिखी जाती थी। और एक हिमालय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में भुर्ज नाम का एक पेड़ होता है, ठीक है, भुर्ज जिसे इंग्लिश में विर्च कहते हैं, विर्च, ठीक है, भुर्ज नाम का एक पेड़ है, भुर्ज की छाल पर भी लिखी जाती थी पांडुलिपियां, ठीक है, पांडुलिपियां ताड़पत्र पर लिखी जाती थी यानी पाम लीफ पर, और भुर्ज की छाल यानी विर्च की जो पेड़ की जो छाल होती है जो कि हिमालय एरियाज में पाया जाता है भारत में, उसकी छाल पे लिखी जाती थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो इनसे भी हमें अपने जो हमारा इतिहास रहा है उसको जानने की मतलब बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है मैन्यूस्क्रिप्ट से, ठीक है। पर इनकी एक कमियां थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स की, क्योंकि ये पत्तों पर लिखी जाती थी तो ये ज्यादा समय तक नहीं संभाल के रखे जाते थे, गल जाते थे पत्ते, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एपिक्स है हमारे पास, ऐसे महाकाव्य जिन्हें कहते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे अगर मैं रामायण की बात करूं, है ना, रामायण है, उससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है उसको पढ़ने से। और ये किसने लिखा था वो भी याद रख लेना, ठीक है, वाल्मीकि, ये लिखा था वाल्मीकि ने, ठीक है। फिर महाभारत है, महाभारत आप पढ़ेंगे तो हमारे इतिहास यानी महाभारत के टाइम में जो आर्थिक सामाजिक इस तरह के एक एनवायरमेंट रहा था उसकी सारी जानकारी मिल जाती है। महाभारत किसने लिखी थी वो आप जरूर याद कर लें, वेद व्यास, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास एपिक्स हैं, ऐसे महाकाव्य हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है अपने इतिहास की, ठीक है। आपने जरूर याद रखना है रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि ने, महाभारत वेद व्यास ने लिखी है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा हमारे पास तीसरा क्या स्रोत है, ये तो अगर हमने दो स्रोत की बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे इंस्क्रिप्शन की। इंस्क्रिप्शंस जिसे कहते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या होता है, देखो ये कठोर सतह पर लिखा जाता है, उकेरा जाता है, मैं बोलूं उसको कठोर सतह पर उकेरा जाता है, ठीक है, लिखा नहीं जाता है, उकेरते हैं, क्योंकि अभी अब पत्थर पे आप पेन की तरह लिख तो नहीं दोगे ना इजीली, वहां तो उकेरेंगे इस तरह से ना। अभी भी देखा होगा आपने ऐसे कई जगह पे आप जाओ ना, ऐसा लोग घर भी बनवाते हैं तो ऐसे नेम की जो प्लेट दरवाजे पे लगवाई होती है ना, नेम प्लेट, तो उसको उकेरा जाता है ना ऐसे,
ऐसे होता है कहीं भी कोई लोग किसी चीज को शुरू करता है, किसी पुल को शुरू बनवाया होता है किसी ने, तो वहां पुल पे भी ऐसे स्लेट सी बनी होती है, उसमें उकेरा गया होता है कि इस तरीके को इस बंदे ने इसमें योगदान दिया, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो वैसे ही एक कठोर स्थापक उकेरे जाते थे इंस्क्रिप्शंस। तो जैसे अभी मैं बात करूं अशोका की, अशोका के इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस है। उन्होंने तो जैसे जब अशोका ने कलिंगा के युद्ध के बाद जब उनको लगा कि युद्ध बहुत ही भयानक चीज है, तब उन्होंने युद्ध छोड़ा और जब उन्होंने बौद्ध धर्म को जब अपनाया था, ठीक है, बौद्ध धर्म को, तब उन्होंने धम्म अपनाया था ना, धम्म। तो धम्म के जो सिद्धांत थे वो उन्होंने बड़े उकेरवाए थे, जैसे रास्तों पे बड़े बड़े पत्थर रखवा कर पत्थरों को उकेरवा दिए थे और ऐसे दीवारों पर उन्होंने पूरे धम्म के जो सिद्धांत थे वो उकेरवा दिए थे। तो उनके अभिलेख बहुत ही फेमस थे इंस्क्रिप्शन अशोका के। वैसे ही समुद्रगुप्त अगर आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है, समुद्रगुप्त का जो है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, इलाहाबाद, ये आप याद सकते हैं, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है समुद्रगुप्त का, वो बहुत ही फेमस है क्योंकि ये जो है मतलब जो है मतलब इसमें जो भी इस तरह से बनाया गया ना ये, तो उसकी चमक अभी भी वैसी ही बरकरार है। तो ये समुद्रगुप्त का था, मतलब ऐसे उकेरे जाते कठोर स्थापत्य जो चीजें उकेरी जाती थी पत्थर वगैरह पर या फिर लोहे वगैरह पर, तो उन्हें इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। और ऐसी बहुत सारी हमें मिलते, जैसे मैंने बोला आपको अशोका के इंस्क्रिप्शन मिल जाते हैं, समुद्रगुप्त के मिल जाते हैं, मेहरौली का लोह स्तंभ भी है इसमें आता है, उस पर भी उकेरा गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मतलब जो आर्कोलॉजिस्ट निकालते हैं ना, जैसे खोद वगैरह के, खोद के ना उनको कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट निकालते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। जैसे अभी हड़प्पा की बात करें, अगर आपने पढ़ा हो तो बहुत सारे खोदने पर देखो वहां पर भवन मिले हैं ना, इमारतों की पूरे स्ट्रक्चर मिला हुआ है, उनके जो है वो मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले हैं, ठीक है, उनके गहने मिले हैं, ऐसे उनके मतलब जो भी है औजार मिले हैं जिससे वो काम वगैरह करते थे, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिससे उस समय के लोगों का पता चलता है। कई जगह से है कि उनके खिलौने वगैरह मिले हैं हड़प्पा में, तो हम बात कर सकते हैं ना, मिट्टी के बनाए हुए हल्का कुछ ऐसे मतलब एक खिलौना बनाया हुआ है उन्होंने, अपने देवी देवताओं के बड़ी मिट्टी की मूर्तियां वगैरह बनाई हुई हैं, जो अभी तो पता तो नहीं चला उनके देवी देवता थे कि नहीं, बस है कि उन्होंने उसको हम हड़प्पा में पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। तो ऐसे जो साक्ष्य होते हैं उससे होता है कि हमें पूरी जानकारी जो है वो मिल जाती है, ठीक है, उस समय के बारे में जो भी हमारा इतिहास रहा है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इस वाले जो चैप्टर था उसको हम अभी डिटेल में पूरा कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर इस वाले चैप्टर में आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और इस चैप्टर से संबंधित, सिर्फ इस चैप्टर से संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन की सीरीज भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। मतलब हम हर एक चैप्टर करेंगे साथ में, उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम साथ साथ में कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जब तक ये देखें, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय गाइज।